चलिए नमस्कार। हम लोग चर्चा यहाँ पर किंगडम मोनेरा की कर रहे थे और हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया के सेल एनवलप को पढ़ लिया था। याद है पिछली क्लास में क्या बताया था मैंने? थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहली जो लेयर थी हमारे पास वो कौन सी थी? ग्लाइकोकैलेक्स। याद आया कुछ? और ग्लाइकोकैलेक्स में मैंने आपको बताया था कि दो हो सकती हैं। हो सकता है कि ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल फॉर्म में हो, या हो सकता है कि ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो स्लाइम लेयर के फॉर्म में हो। याद आ रहा है कुछ? समझाए थे। और फिर उसके अंदर दूसरी जो लेयर है वो है कौन सी? सेल वॉल, जिसके बारे में आपको बताए थे। यह है सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसी को म्यूरिन भी बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? और इसी के अंदर एक तीसरी लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और अकेली लिविंग लेयर जो है वो यही है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के हमने क्या कहा था? सेल एनवलप, जो हमने पढ़ लिया था। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो अंदर की तरफ ही इनफोल्डिंग हो जाती है, मतलब उसका इनवेजिनेशन हो जाता है और वो कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। यहां पर सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन तो वो बेसिकली साइटोप्लाज्म का पार्ट माना जाता है, लेकिन होता वो सेल मेम्ब्रेन का ही है। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से बनते हैं। कौन कौन से हैं वो दो स्ट्रक्चर? और दोनों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। एक स्ट्रक्चर का नाम है यहां पर मीसोसोम। मीसोसोम एक तो ये रहा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है यहां पर वो आपका बनता है जिसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सारी चीजें हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। क्रोमेटोफोर एक ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, एक मीजोसोम और दूसरा कौन सा है? क्रोमेटोफोर। अब ये दोनों के दोनों पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के ही काउंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है अपना। जैसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया, ये सबसे बाहर क्या हो गई? ग्लाइकोकैलेक्स हो गई। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, वो सॉरी सेल वॉल हो गई। और उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगी, इस तरीके से अंदर की तरफ जो है वो इनफोल्ड हो जाती है और स्ट्रक्चर बनाती है। दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम लोग क्या? मीजोसोम। मीजोसोम। और ऐसे ही कुछ इन वेजिनेशन के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम लोग क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली किस पार्ट में आ जाता है? ये सब साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में आ जाता है। तो इनको हम लोग साइटोप्लाज्म में ही पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली क्या है? सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मैट्रिक्स है, फ्लूइड रहता है, एक तरल पदार्थ रहता है जिसके अंदर कोई सॉइल अपना क्या बोलते हैं, जो यूकैरियोट जैसा सेल ऑर्गेनेल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। एक राइबोसोम उसके अंदर जरूर माया जाता है। ठीक है। नो सेल ऑर्गेनेल, कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है वो हमको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा एक्सेप्ट राइबोसोम। केवल और केवल राइबोसोम जो है वो यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। किसमें? सेल के साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में केवल एक राइबोसोम हमें देखने के लिए मिलता है। और बाकी का बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई साइक्लोसिस टाइप की मूवमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। नो साइक्लोसिस, कोई भी साइक्लोसिस मूवमेंट जो है वो यहां पर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं होती। तो चला देखें इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ये हेडिंग डाल दीजिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आप डाल दीजिए हेडिंग मीजोसोम की। तो मीजोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन का ही इनवेजिनेशन है, लेकिन आता किसमें है? साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर, मतलब साइटोप्लाज्म में ही उसको अपन काउंट करेंगे। तो ये कैसे बनता है? ये मीजोसोम बनता है अपना जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी इनफोल्डिंग से।
ये फॉर्म्ड होता है किससे? बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग से होता है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ही इनफोल्ड हो जाती है और उससे ये स्ट्रक्चर बनता है। इसमें होता क्या है, इसमें ना इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। दे बियर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम। देखो बैक्टीरिया के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम हो। अब जैसे हम लोग हैं, हम यूकैरियोट्स के अंदर तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। तो फिर इनके अंदर रेस्पिरेशन तो होता होगा ना, रेस्पिरेशन तो भाई इनके अंदर होगा ही होगा, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होंगे, फिर वो कहाँ होते हैं? वो इसी मीजोसोम्स में होते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनका जो मीजोसोम है और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक जैसा है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बदले में इनके पास क्या है? मीजोसोम है। क्या है इनके पास? मीजोसोम है। तो ये जो मीजोसोम है इनमें तीन चीजें होती हैं, बेसिकल्स, लैमिली और ट्यूब्यूल्स। दे आर फॉर्म्ड ऑफ बेसिकल्स। ठीक है, ये याद कर लेना, ऐसा कुछ डिटेल में यहां पर है नहीं। बेसिकल्स है, लैमिली है और ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है कौन? मीजोसोम। किन किन चीजों से? बेसिकल्स, लैमिली और ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। अब ये मीजोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ मीजोसोम। टाइप्स ऑफ मीजोसोम्स, यानी मीजोसोम के भी अलग अलग टाइप हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यूजुअली कितने प्रकार के बताए मैंने? दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, यूजुअली दो प्रकार के होते हैं ये मीजोसोम। कौन कौन से भाई? एक मीजोसोम तो होता है जिसको हम लोग सेंट्रल मीजोसोम बोलते हैं या सेप्टल मीजोसोम बोलते हैं। तो एक तो होता है सेंट्रल मीजोसोम, या इसी को कहते हैं हम लोग सेप्टल मीजोसोम। सेंट्रल मीजोसोम या इसी को कहा जाता है क्या? सेप्टल मीजोसोम। कोई किसी को दिक्कत? सेंट्रल मीजोसोम या सेप्टल मीजोसोम। ठीक, और ये वाला जो सेंट्रल मीजोसोम है या सेप्टल मीजोसोम जो होता है ये वही, इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपका सेल जब डिवाइड होता है ना तो वहां पर सेल वॉल का डिवीजन भी होता है। बेसिकली ये किस चीज से एसोसिएट है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। एक तो सेल डिवीजन जब होता है, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम उसका डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम के डिवीजन से एसोसिएट है ये। और जो अपने डिवाइडिंग सेल होते हैं उनकी सेल वॉल से एसोसिएट है। दो चीज से एसोसिएट है ये आपका, एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से मतलब है उसका डीएनए, और सेल वॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड हो रहा हो ना उसकी सेल वॉल के साथ भी ये एसोसिएटेड है। कुल मिलाकर के ये इन्वॉल्व है किसके अंदर? जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा हो, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा हो और क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो उसकी डॉटर सेल में। ये तीन काम इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये अपन आगे लिखेंगे, फिलहाल तो ये टाइप लिख लो। एक तो हो गया सेंट्रल मीजोसोम या सेप्टल, और दूसरा जो होता है इसमें वो लेटरल मीजोसोम या पेरीफेरल मीजोसोम। पेरीफेरल मीजोसोम। ठीक है, या इसी को कहते हैं हम लोग लेटरल मीजोसोम। लेटरल मीजोसोम। तो एक पेरीफेरल मीजोसोम होता है या फिर इसी को लेटरल मीजोसोम भी बोलते हैं। इसको हम लोग कॉन्ड्रॉइड भी बोलते हैं, इसी को आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रॉइड। कॉन्ड्रॉइड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बिल्कुल वही काम है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ बिलोंग करते हैं? इसी में होते हैं। इट पजेसेस रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसी के अंदर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, याद रखना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने वाला बैक्टीरिया के अंदर कौन है? तो बैक्टीरिया के अंदर कौन है भैया? आपका पेरीफेरल मीजोसोम है, और ये इसके क्रोमोसोम से एसोसिएट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोइड, नॉट
associated with न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएट नहीं है। क्लियर? यहां पर कुछ बातें इसके बारे में लिख लो आप, सेंट्रल मीजोसोम के बारे में हेडिंग डाल दीजिएगा, सेंट्रल मीजोसोम। तो जैसे मैंने बताया सेंट्रल मीजोसोम ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है न्यूक्लियोइड के साथ, न्यूक्लियोइड के साथ और सेल वॉल के साथ, सेल वॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल के साथ। जिस सेल के अंदर डिवीजन हो रहा होता है ना उसकी सेल वॉल से ये एसोसिएटेड है। तो इसका फंक्शन क्या है, किन चीजों में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो सेल वॉल फॉर्मेशन में कॉमनली इन्वॉल्व इन, तीन चीजों में ये इन्वॉल्व है। कौन कौन सी है वो तीन चीजें, सबसे पहली है सेल वॉल फॉर्मेशन, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना उस समय ये इन्वॉल्व होता है, उस समय मतलब ये उसी में काम काज करता है कि भाई मैं तेरी मदद कराऊंगा। दूसरा है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में ये इन्वॉल्व होता है, यानी क्रोमोसोम का जब रेप्लिकेशन होता है ना तो उसमें भी ये मदद करता है। और तीसरा है कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है उसके डॉटर सेल में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसमें देखता है। सो इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में ये क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व है। तो ये सेंट्रल मीजोसोम के कामकाज होगा। और लेटरल मीजोसोम में जो मैंने आपको भी यहां बताया था बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, आपके नीट पर्पस के लिए बहुत है, इससे ज्यादा अपन को देखना नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पर ओवरऑल क्या काम है इसका वो भी आप देखो। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर मीजोसोम के फंक्शन की बात करूं, या भी ये मैं ना यहाँ पर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहा हूं, यानी दोनों प्रकार के जो मीजोसोम है ना उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो कंबाइंड फंक्शन कुल मिलाकर के मैं पूछना चाह रहा हूं कि कंबाइंड फंक्शन क्या होंगे। तो भाई सबसे पहला फंक्शन जैसे मैंने बताया सेल वॉल फॉर्मेशन, कि भाई सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरा फंक्शन मैंने बताया क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ये इसमें इन्वॉल्व है। तीसरा मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू द डॉटर सेल, जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें ये इन्वॉल्व है। तीसरा, अब उसके तीन तो इसके हो गए अपने सेंट्रल वाले, और पेरीफेरल वाले का क्या है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से इन्वॉल्व है क्योंकि रेस्पायरेटरी एंजाइम इसी के पास होते तो ये रेस्पायरेशन से इन्वॉल्व है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया को भी तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा काफी सारे सीक्रेटरी और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी इसके पास होती हैं, सीक्रेटरी एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो कुछ सीक्रेटरीज और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी इसके पास पाई जाती है। इसके पास ना कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इन द मीजोसोम, इस मीजोसोम के अंदर हमें कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लियर? चलो अब दूसरा कौन सा बताया मैंने, क्रोमेटोफोर, हेडिंग डाल दीजिएगा क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर ये भी क्या है सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बनता है। ये न्यूमरियस एक्सटेंशंस होते हैं, इनके अंदर ना ढेर सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना क्रोमेटोफोर ये फोटोसिंथेसिस वगैरह से रिलेटेड है। इनके पास क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल को बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसके एक्सटेंशन है ये।
सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, जिनके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट्स, और कई सारे पिगमेंट, ऐसा नहीं कि एक आधा पिगमेंट हो, न्यूमरियस पिगमेंट, ढेर सारे पिगमेंट उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे कि उसमें हमको देखने को मिलेगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये पिगमेंट हमें इस क्रोमेटोफोर के अंदर देखने के लिए मिलता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो ये भरमार है, इनकी भरमार, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दीज आर abundantly found in ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में इसको हम लोग BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, वो भी आप लिख लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ना, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो उसके अंदर तो ये क्रोमेटोफोर की भरमार है, बहुत सारे हैं भाई। काम क्या है भाई इनका? इनका जो मेन रोल है वो है फोटोसिंथेसिस। भाई इनके पास पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट है, तो इनका जो मेन रोल है, जो मेन फंक्शन है, वो क्या है? वो फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। शेप में कैसे दिखते हैं? अलग अलग शेप के देखने को मिल जाएंगे, एक प्रॉपर शेप नहीं है, डिफरेंट शेप के इनके होते हैं, डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप मतलब डिफरेंट शेप में जैसे हमको ये लेमिलार शेप में मिल जाएंगे, लेमिलार शेप जो होता है उसमें मिल जाएंगे, ट्यूबुलर शेप में मिल जाएंगे, ट्यूबुलर जो शेप होता है ना उसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको वेसिकुलर शेप में देखने के लिए मिल जाएंगे, वेसिकुलर इन शेप, तो अलग अलग शेप में। ठीक है, ट्यूबुलर शेप में, लेमिनार शेप में, वेसिकुलर शेप में, अलग अलग शेप में हमें देखने के लिए ये मिल जाते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डाल दीजिएगा, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, इसकी चर्चा करते हैं भाई। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर किसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की बैक्टीरिया के अंदर बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होते हैं भाई, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया था, उसमें आपको बताए थे काफी सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे पर्पल बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल में जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या नॉर्मल पर्पल बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दो एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। इनके पास है कैपेसिटी फोटोसिंथेसिस की, बिल्कुल है, ये कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पिछली क्लास पढ़ो जाकर के, आपको पता चलेगा, उसमें बताया ये दोनों कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास फिर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होने चाहिए, और होते हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जैसे प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट के अंदर तो स्पेशल टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, अपने सेल ऑर्गेनेल, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, यहाँ पर इनके साइटोप्लाज्म में ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो इनके साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट present in the cytoplasm of bacterial cell, जो बैक्टीरियल सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म में ही हमको मिलेंगे, मतलब किसी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनेल यहां पर हमको नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल यहां पर हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, नो सेल ऑर्गेनेल लाइक क्लोरोप्लास्ट, डायरेक्ट इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे एग्जांपल में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो इस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा?
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहा हूं, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। अच्छा, इसमें ना पर्पल सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर दोनों लिख लीजिए, सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। एक ध्यान रखना, सल्फर को आप ऐसे भी लिख सकते हो और सल्फर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि सर ने क्या लिखा है, एक ही बात है, चाहे सल्फर को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, आपकी किताबों में चूंकि ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे ही लिखा देता हूं, बच्चे हो ना अभी, कंफ्यूज हो जाओगे बेवजह। तो पर्पल, सल्फर और नॉन सल्फर, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इनके अंदर हमें दो पिगमेंट मिलेंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और दूसरा मिलेगा कौन सा है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ये दो हमको मिलते हैं। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हमको मिलेगा एक तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, ठीक। और इसके अलावा एक और मिलता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियो बिरिडिन, बैक्टीरियो बिरिडिन, एक ही ये देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो बिरिडिन, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो भाई इनके साइटोप्लाज्म में और क्या क्या है। इनके साइटोप्लाज्म में हमें देखने के लिए मिलेंगे कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, तो हेडिंग डाल दीजिएगा स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। याद है मैंने कल डायग्राम बनवाया था और उस डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई थी, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आपको लिखवाए थे। इन्हीं को इंक्लूजन्स बॉडी भी बोल सकते हैं हम लोग, और इनक्लूजन बॉडी इन्हीं को बोलते हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहिए या इन्हीं को आप कहिए इनक्लूजन्स बॉडी। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल और इंक्लूजन बॉडी ये इनमें प्रेजेंट होती है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, ये सब लोग करते हैं, हम लोग भी तो करते हैं, तो ये भी करते हैं। इनके अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है वो इन्हीं इंक्लूजन्स बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है। जो भी रिजर्व मटेरियल है, जो मटेरियल ज्यादा होता है ना, उसको ये स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में ये क्या करते हैं, जो भी रिजर्व मटेरियल है उसको स्टोर कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते हैं। दे आर नॉट बाउंड टू एनी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंड टू एनी मेम्ब्रेन, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं है। फ्रीली फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में, कभी उधर कभी इधर, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते हैं, फ्रीली घूमते हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं है। कौन कौन से हैं सर, उनके नाम बताओ। तो देखो कई प्रकार के होते हैं, ये जो आपके स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं कई प्रकार के हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स टाइप, तो देखो कई प्रकार के हैं। सबसे पहला है आपका, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था, ग्लाइकोजन लिखवाया था, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, याद करो डायग्राम में आपको लिखा था, ऐसे गोल गोल करके लिखाए थे। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बेसिकली ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। मुसीबत के समय यहीं से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब नहीं मिलता खाना तो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, वहीं से लेते हैं फिर। दूसरे मैंने आपको लिखाए थे इसमें एक फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, याद आया कुछ, फॉस्फेट ग्रेन्यूल ये भी इनके अंदर पाए जाते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इनको हम लोग वॉल्यूटन ग्रेन्यूल भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, ये भी इनका एक नाम है,
आल्सो कॉल्ड मेटा क्रोमेटिक ग्रेन्यूल। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल के नाम से भी जाना जाता है, बॉलेटिन ग्रेन्यूल भी बोल रहे हो, मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल भी बोल रहे हो। है क्या चीज? ये फॉस्फेट के भरे हुए हैं, ये स्टोरेज रिजर्वॉयर है फॉस्फेट के। काय के स्टोरेज रिजर्वॉयर है? फॉस्फेट के रिजर्वॉयर है। दीज आर दी स्टोरेज रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोरस इनके अंदर भरा पड़ा है, फॉस्फेट है इनके अंदर, ध्यान रखना। तो ये जो आपके हैं फॉस्फेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट इनके अंदर भरा है, फॉस्फेट को ये स्टोर करके रखते हैं। और क्या है भाई इनके साइटोप्लाज्म में? अब देखो भाई इनके साइटोप्लाज्म की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखते हैं, और वो है इनका डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग कहेंगे। देखो ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, बैक्टीरिया के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ये बात आप लोग जानते हो। इन बैक्टीरिया नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मतलब है कि उसके पास कोई सेल सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या है? ये सब की सब एब्सेंट होता है। इनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इट्स जेनेटिक मटेरियल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है भाई इनका जेनेटिक मटेरियल? इनका जेनेटिक मटेरियल है, एक सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है। ये है इनका भाई जेनेटिक मटेरियल, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन दी सेल साइटोप्लाज्म। उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हम लोगों के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ऐसा यहां कुछ नहीं है। नॉर्मली, नॉर्मल जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया हो गया, ये बाहर की लेयर हो गई, ये फिर अंदर की लेयर हो गई, और ये एक और लेयर बना तो इसमें ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और यहां पर ये रहा भाई इनका डीएनए। कैसा होता है डीएनए इनका? सर्कुलर डीएनए है, ये जो आपको दिख रहा है ना यही है इनका, एक ही होता है, वो भी ध्यान रखना, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डबल, और एक ही है, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे हों, एक है बस, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर देखो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, कुछ भी नहीं। कहां प्रेजेंट है ये? लाइज इन दी सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, कोई ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, कोई न्यूक्लियोलस नहीं। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोइड। यानी कि ये जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। इसके कई सारे नाम हैं, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, कई सारे नाम से जाना जाता है इसको हम लोग। जीनोफोर, जीनोफोर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इस नाम से भी इसको जानते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस
इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और आपका ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ भी यहां पर नहीं होता है, सब चीजें एब्सेंट होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर नहीं होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म यहां पर नहीं होगा, न्यूक्लियोलस यहां पर नहीं होगा, सब चीजें क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। इनमें से एक भी चीज जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल नेकेड डीएनए है। और एक और बात, इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं मिलेगा आपको यहां पर, नो हिस्टोन प्रोटीन, ये भी लिख लो आप, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हिस्टोन प्रोटीन यहां पर नहीं होता है। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये भी यहां पर एब्सेंट होते हैं, ये भी नहीं होते। यानी इनके डीएनए में हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जैसी कोई चीज नहीं होती है, जबकि हम लोगों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इंसानों के अंदर, प्लांट के अंदर, यूकैरियोट्स में हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इनके अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इनके पास एक और छोटा सा जेनेटिक मटेरियल होता है, एक और होता है छोटा सा, ये तो है ही इनके पास, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, मतलब इनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, उसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है, एक और होता है, और उसको कहते हैं ये लोग प्लाज्मिड। ये भी डीएनए ही है, ध्यान रखना, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड, कॉल्ड प्लाज्मिड। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड भी होता है, एक और छोटा, ये भी सर्कुलर ही होता है, ध्यान रखना, ये भी सर्कुलर डीएनए है, और जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। और उसको क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा जीनोमिक, ये लिख सकते हो आप लोग, यहाँ प्लाज्मिड के बारे में लिख लो अलग से। यानी कि ये अगर बैक्टीरिया हो गया, जब भी बनाओ तरीके से बनाओ, ठीक है। ये उसका मेन डीएनए हो गया, और मेन डीएनए के अलावा एक डीएनए उसके पास ये भी है सर्कुलर में। तो देखो भाई, यहां पर बैक्टीरिया के पास ये तो क्या है, इसका मेन डीएनए है, मेन जो इसका डीएनए है वो हो गया, एक ही होता है बस, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यही है। इसके अलावा एक और डीएनए इसके पास होता है, अनदर डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल इसके पास और है, ये भी छोटा सा है, और ये भी सर्कुलर है, सर्कुलर है। यानी ये तो इसके पास है, इसके अलावा एक और होता है। अब चूंकि ये क्रोमोसोमल हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सो कॉल्ड इट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और न्यूक्लियस के अलावा है, न्यूक्लियोइड के अलावा और है, तो इसलिए इसलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी बोल देते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, या इसी को बोल देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा जीनोमिक। ढेर सारे नाम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह दो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह दो, एक्स्ट्रा जीनोमिक आप बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, कॉल्ड प्लाज्मिड। याद रखिएगा, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या चीज है बाबू, ये है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है वो हमें बैक्टीरिया के पास देखने के लिए मिल जाता है, प्लाज्मिड। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्लाज्मिड शब्द किसने दिया था, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये जो शब्द है, टर्म प्लाज्मिड वाज कॉइंड बाय, ये आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
ये नीट फैक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लाज्मिड जो शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था लेडरबर्ग ने। साइंटिस्ट का नाम पहले सुने हो, लेडरबर्ग। तो ये जो प्लाज्मिड शब्द है वो लेडरबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। ये प्लाज्मिड के पास पूरी की पूरी वैसी प्रॉपर्टी है जैसे डीएनए के पास होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी है, यानी कि ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। भाई डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल आप इसको बोल रहे हो, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होगा ही होगा। ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब इसके पास भी रेप्लिकेशन कर सकता है, ये भी इसके पास एबिलिटी है टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, हैविंग द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ये स्वतंत्र रूप से अकेले बिना किसी की मदद के रेप्लिकेट कर सकता है। अब चूंकि डीएनए है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी फिर तो जीन होंगे, ये भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा, बिल्कुल करता है। इसके पास भी कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, हैविंग, या सिंपल सा लिखें कंट्रोल सम यूनिक कैरेक्टर्स, फिनोटिपिक कैरेक्टर। जैसे न्यूक्लियस का डीएनए जो होता है ना, वो फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए इसमें मिल जाता है, और उसको कंट्रोल करता है कौन, प्लाज्मिड। हालांकि इस फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेसिस पर, और ये किस किस को कंट्रोल करता है उस बेसिस पर, प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड इज ऑफ डिफरेंट टाइप, प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं। किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन द फंक्शन, वो क्या काम कर रहा है, उसके फंक्शन क्या है, या फिर हम बात करें उसके जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो किस प्रकार के फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उस बेसिस पर जो प्लाज्मिड है ना वो कई प्रकार के, एक आधा तो नहीं, कई प्रकार के होते हैं, और अलग अलग तरह के अपन को देखने के लिए जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर, आ गई बात समझ में? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा और बताएं भाई, इसके अंदर टाइप भी अपन बताएंगे, पहले कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कितने होते हैं ये, नंबर ऑफ प्लाज्मिड की हम बात करें, नंबर ऑफ प्लाज्मिड कितने होते हैं एक सेल के अंदर, कितने मिलेंगे? देखो प्लाज्मिड जो है चूंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉपीज जो होती है ना बैक्टीरियल सेल के अंदर वो बहुत ज्यादा है। मतलब स्मॉल प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो हाई नंबर में, और लार्ज प्लाज्मिड अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ संख्या में। अगर स्मॉल प्लाज्मिड है तो इनके नंबर बहुत ज्यादा होंगे, हाई नंबर मिल जाएंगे। और अगर लार्ज प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का साइज अगर यहां पर बड़ा है तो यहाँ पर को कम नंबर मिलेंगे, तो फिर फ्यू नंबर में देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कितने नंबर उसमें प्रेजेंट होते हैं वो पाए जा सकते हैं। और क्या डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड एक ही सेल में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दो डिफरेंट प्लाज्मिड भी एक सेम बैक्टीरियल सेल के अंदर हो सकते हैं। इसको कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड। compatibility of plasmid to different types of plasmid coexist in same bacterial cell। एक ही बैक्टीरियल सेल के अंदर दो दो, और वो भी डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसको प्लाज्मिड की कंपैटिबिलिटी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड की कंपैटिबिलिटी। ठीक है, चलो अब थोड़ा हेडिंग डाल देना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे एक होता है एफ प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है ये?
एफ प्लाज्मिड, इसको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर इसी को कहा जाता है। तो इसी एफ प्लाज्मिड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एफ प्लाज्मिड, जो एफ प्लाज्मिड है इसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के, टू टाइप के, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होगा उसे कुछ और कहेंगे और जिसमें नहीं होगा उसे कुछ और। बड़ा सीधा सा, एक को नाम रख दिया एफ पॉजिटिव सेल। एफ पॉजिटिव नाम से समझ में आ रहा है फिर तो। एफ पॉजिटिव मतलब जिसके पास एफ प्लाज्मिड है, कैरिंग एफ प्लाज्मिड, जिसके पास एफ प्लाज्मिड है तो वो आपका क्या हो गया, एफ पॉजिटिव हो गया। इसको डोनर भी बोलते हैं, इसको मेल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड डोनर। और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मेल बैक्टीरिया। इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन में, यही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। और एक होता है फिर आपका दूसरा हो जाएगा कौन सा, एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव सेल मतलब इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, नो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड यहां पर नहीं होगा, इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसको रेसिपिएंट या फिर फीमेल बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड रेसिपिएंट और फीमेल। इसको रेसिपिएंट या फिर फीमेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ये कॉन्जुगेशन जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें ना क्या होता है कि ये जो एफ प्लाज्मिड होता है वो मेन डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है। एफ प्लाज्मिड जब एसोसिएट हो जाए मेन डीएनए के साथ, ध्यान रखिएगा, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये भाई मेन डीएनए है उसका, और मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है यहां पर ये प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये बाबू प्लाज्मिड है, और ये क्या है, ये उसका जो है मेन डीएनए है, जो मेन डीएनए होता है वो है। यहां पर मान लीजिए कॉन्जुगेशन के दौरान यहां पर अगर मान लीजिए ये एसोसिएट हो जाए एक दूसरे से, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर देखने को मिलेगा कि ये आ गया आपका मेन डीएनए और इसी में हमने यहां पर इसको जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया है। तो अब यहां पर अपन को दो चीजें नजर आ रही हैं। ये जो आपको दिख रहा है कि इसमें जो एफ प्लाज्मिड है, पर ध्यान रखिएगा ये जो प्लाज्मिड है वो कौन सा होना चाहिए, एफ प्लाज्मिड होना चाहिए। एफ प्लाज्मिड, when F plasmid associated with the main DNA, जब मेन डीएनए से एसोसिएट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। ये नीट के लिए बहुत जरूरी है आपका, नीट के लिए तो बाबू बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इपीसोम, कॉल्ड इपीसोम, उसको हम लोग इपीसोम बोलते हैं। और इस तरह के सेल को बोलते हैं HFR सेल, सच सेल कॉल्ड HFR सेल, मतलब F पॉजिटिव F नेगेटिव नहीं, इसको HFR सेल बोलेंगे। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ये जो HFR का मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, HFR। आ गई बात समझ में, चलो भाई। और देखो भाई इसमें एक होता है आर फैक्टर, या इसी को बोलते हैं हम लोग आर प्लाज्मिड। ये काय के लिए है, ये रेजिस्टेंस के लिए है, इसी को क्या बोलेंगे, आर प्लाज्मिड का नाम दिया जाता है। तो ऐसा प्लाज्मिड जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस के लिए होगा वो होगा, तो ये प्रोवाइड करता है क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही एक होता है कॉल प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड बाबू, कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं कॉल्सिसिन प्लाज्मिड, सॉरी कॉलिसिन प्लाज्मिड, नॉट कॉल्सिसिन, कॉलिसिन प्लाज्मिड इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलिसिन प्लाज्मिड।
कॉलिसिन प्लाज्मिड बेसिकली ये एक बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड है। क्या है? बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड। बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड, ये क्या होता है बच्चा? क्या इसका क्या मतलब हुआ? बैक्टीरियोसिनोजेनिक, इतना लंबा चौड़ा शब्द आपने लिख दिया। क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियोसिन, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस बैक्टीरियोसिन। अब एक और नई समस्या, बोले सर बैक्टीरियोसिन, अब ये क्या चीज होती है? बैक्टीरियोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इनके पास एक एबिलिटी है कि ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को मार सकते हैं जिनके पास कॉल प्लाज्मिड नहीं है। तो बैक्टीरियोसिन क्या है? दीज आर द प्रोटीन, ये एक प्रकार के प्रोटीन है ये। और ये क्या कर सकते हैं मालूम है आपको? बड़े खतरनाक प्रोटीन होते हैं ये। बैक्टीरियोसिन जो है इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है और इनके पास एबिलिटी है दैट कैन किल अदर बैक्टीरियल सेल, ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को किल कर सकते हैं जिनके पास कॉल प्लाज्मिड नहीं है उनको, लेकिन कॉल प्लाज्मिड, इस बात को ध्यान रखना, यानी जिनके पास कॉल प्लाज्मिड है उसको नहीं मार पाएंगे ये। यानी उदाहरण के तौर पर मैं आपको ऐसे कहूं कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया हो गया और इस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है। ये कौन सा प्लाज्मिड है? कॉल प्लाज्मिड है, ठीक है। यही इसके पास में ये एक और बैक्टीरिया है और इसके पास ये कॉल प्लाज्मिड जो है वो नहीं है। इसके पास कोई कॉल प्लाज्मिड नहीं है, कोई दूसरा ही प्लाज्मिड है लेकिन कॉल प्लाज्मिड नहीं है। तो यहां पर ये जो कॉल प्लाज्मिड है ना, ये एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैक्टीरियोसिन। ये बैक्टीरियोसिन नाम की एक प्रोटीन यहां से निकलेगी और ये इसको किल कर देगी, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के बैक्टीरिया को किल कर देगी। यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बेसिकली काम कर रहा है। इस तरीके का प्लाज्मिड हमको मिलेगा ई कोलाई में। एग्जाम्पल लिख लेना, ई कोलाई। ई कोलाई में ये प्लाज्मिड हमको प्रेजेंट होता है। दिस कॉल प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, वो अपने आसपास के ऐसे सभी बैक्टीरिया को मार सकता है जिनके पास कॉल प्लाज्मिड नहीं है, क्योंकि उसके पास कॉल प्लाज्मिड होता है। ऐसे ही एक होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। कौन सा नंबर लिखा था अपन ने? ये 3, 4 नंबर पर लिख लीजिए, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एक ये है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये ऐसा प्लाज्मिड है जो किसी भी प्रकार के अनयूजुअल सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकता है। एबिलिटी टू डाइजेस्ट अनयूजुअल अनयूजुअल सब्सटेंस। जो अनयूजुअल सब्सटेंस है ना, उनको ये डाइजेस्ट कर जाता है, जैसे टॉलिन, जैसे कैम्फर, जैसे टॉलिन है, जैसे कैम्फर है, जैसे सैलिसाइक्लिक एसिड है, जैसे सैलिसाइक्लिक एसिड है। ऐसे सब्सटेंस को ये खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है उनको, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नीट स्पेशल लिख लीजिएगा आप, नीट स्पेशल है, लिख लीजिएगा। क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, आनंद मोहन चक्रवर्ती। किस किस ने ये नाम सुना है? आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है इनका भाई? आनंद मोहन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने एक सुपर बग, एक कीड़ा डेवलप किया है इन्होंने, बहुत ही पॉपुलर है वो। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डेवलप्ड अ सुपर बग। क्या डेवलप किया इन्होंने? इन्होंने एक सुपर बग डेवलप किया और उस सुपर बग का नाम क्या है? उस सुपर बग का नाम है स्यूडोमोनास पिटुडा। स्यूडोमोनास पिटुडा, ये है वो सुपर बग। नाम क्या है इसका? स्यूडोमोनास पिटुडा। ये इन्होंने ही बनाया। ये बनाया था 70-71 में, 1970-71। तो सर क्या करें, क्या करें? इन्होंने एक सुपर बग डेवलप कर लिया तो क्या करें? इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने 4
डिफरेंट टाइप के जो प्लाज्मिड है, मतलब 4 प्लाज्मिड लिए और अलग अलग स्ट्रेन से लिए और उनको स्यूडोमोनास के एक स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिए, अलग अलग टाइप के। जैसे इन्होंने भाई एक बैक्टीरिया ये देखा, एक बैक्टीरिया ये रहा, एक बैक्टीरिया ये रहा। एक काम करो ना, ठीक है बस जगह तो है, कर लेंगे। यहां देखो आप, एक बैक्टीरिया मान लीजिए ये रहा, दूसरा बैक्टीरिया ये रहा, तीसरा बैक्टीरिया ये रहा। ध्यान से देखिएगा कितना शानदार काम इन्होंने किया। ये कौन है भाई? 3 बैक्टीरिया हैं और इन तीनों के पास कौन सा प्लाज्मिड है? डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है। ये कौन सा प्लाज्मिड है बाबू? डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है और ये अलग अलग स्ट्रेन है, ध्यान रखिएगा। इसको नाम दे दिया ए, इसको है बी, इसको है सी और इसको है डी। किसके स्ट्रेन है ये? स्यूडोमोनास के ही स्ट्रेन है। डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के डिफरेंट स्ट्रेन है, ए बी सी और डी। सबके पास डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है और हर एक टाइप का प्लाज्मिड जो है वो अलग टाइप के एक अनयूजुअल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहा है। जैसे इसके अंदर जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जो इसके अंदर है वो किसको डिग्रेड कर रहा है? वो डिग्रेड कर रहा है कैम्फर को, ठीक है, वो कैम्फर को डिग्रेड कर रहा है। इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी अलग नहीं, इसके अंदर भी सेम वही आपको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मिल जाएगा। इसके अंदर का जो बी वाला जो है उसके अंदर जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है वो डिग्रेड कर रहा है ऑक्टेन को, डिग्रेड ऑक्टेन, ये ऑक्टेन को डिग्रेड कर रहा है। सी के अंदर जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है वो डिग्रेड कर रहा है, मान लीजिए जाइलीन को, डिग्रेड जाइलीन, ये जाइलीन को डिग्रेड कर रहा है। और एक और है वो नेप्थलीन को डिग्रेड कर रहा है, ये डिग्रेड कर रहा है किसको? नेप्थलीन को। तो 4 तरह के स्ट्रेन देखे, चारों के अंदर अलग अलग टाइप के क्या थे? डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड थे, वो अलग अलग तरह के सब्सटेंस को डिग्रेड कर रहे थे। इन्होंने बाबू क्या किया? बड़ा कमाल का खेल खेला। बोले ये भी ले लो, ये भी ले लो, यहां से इसके प्लाज्मिड को भी ले लो, इसको भी ले लो, और एक दूसरा स्यूडोमोनास का ही स्ट्रेन लिया इन्होंने। एक और नया स्यूडोमोनास स्ट्रेन है, उसमें क्या किया? इन चारों प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया, चारों प्लाज्मिड को यहीं पर उसका मिक्सअप ट्रांसफर कर दिया उसका। ये यानी कि अब अकेला ये ही चारों प्रकार के जो केमिकल है, ये चारों प्रकार के जो अनयूजुअल सब्सटेंस है इनको डिग्रेड कर सकता है और बना दिया यहां पर क्या? स्यूडोमोनास पिटूडा। यानी कि ये जो बना है, ये जो नया स्ट्रेन डेवलप हुआ, ये क्या है? यानी कि ये जो नया स्ट्रेन डेवलप हुआ, न्यू स्ट्रेन जो इन्होंने डेवलप कर दिया, कैसे डेवलप किया? बाय ट्रांसफरिंग 4 different strain of degradative plasmid into a new pseudomonas strain। एक नए स्यूडोमोनास स्ट्रेन में उसको ट्रांसफर कर दिया और उसको नाम दिया गया क्या? स्यूडोमोनास पिट्यूडा। स्यूडोमोनास पिट्यूडा, यानी कि अब अकेला स्यूडोमोनास पिट्यूडा जो है उसके पास 4 अलग अलग प्रकार के डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है। यानी कि ये अकेला ही डिग्रेड कर सकता है। अब ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? इट कैन डिग्रेड 4 अनयूजुअल कंपाउंड, अनयूजुअल सब्सटेंसेस को ये डिग्रेड कर सकता है। पहले अकेला एक को कर पाता था, ये अकेला ही चारों को डिग्रेड कर सकता है, ऑक्टेन को, बाकी के इन सब चीजों को। यानी कि देखा जाए तो ये क्या है? ये एक प्रकार का जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है ये। याद रखिएगा बाबू, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्यूडोमोनास पिटूडा ये क्या है? ये एक सुपर बग है जो किसने डेवलप किया था? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। और ये जितने भी कंपाउंड जो मैंने आपको बताए, ये जितने भी कंपाउंड ये सब तेल के अंदर पाए जाते हैं, ऑयल के अंदर। यानी कि ये एक प्रकार का ऑयल ईटिंग बग है।
ये जो है वो क्या है, ऑयल ईटिंग बग, यानी इसको बनाया गया है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ऑयल ईटिंग बग। कैसे इंपॉर्टेंट हो गया सर? सोचो हमारे जो बहुत सारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, ऑयल लेकर के जा रहे होते हैं, वो पानी में कहीं फैल जाते हैं, समुद्र में फैल जाते हैं, और तेल कभी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। तेल जो है होता है ऊपर समुद्र की लेयर के पानी के ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है वो, जिससे नीचे सनलाइट नहीं जा पाती, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके नीचे की जितना भी जल जीवन है वो सब मर जाता है, मछलियां मर जाती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां मर जाती हैं। एक प्रकार का पॉल्यूशन है ऑयल जो है वो, एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन माना जाता है हमारे ओशियन में, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो, बहुत ज्यादा, क्या मैं कहूंगा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट अगर कहीं हो रहा है दूसरे देश से दूसरे देशों में, एक देश से दूसरे देशों में, तो वो पानी के बड़े बड़े जहाज से होता है। और जहाज हैं, देखो ट्रांसपोर्टेशन है तो एक्सीडेंट भी है, रोड पर भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, तो पानी में भी होंगे। पानी में होंगे तो भाई तेल लेकर के कोई जहाज जा रहा है, तेल डूब गया, जहाज डूब गया, तेल फैल गया। अब तेल तो डूबेगा नहीं, तेल सरफेस पर रह गया। अब वो तेल सरफेस पर जीवन भर रहेगा, यानी उसके नीचे की सारी मछलियां और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब खत्म। ये छोड़ दो ले जाकर के वहां पर, पूरे तेल को खा जाएगा। कमाल की चीज है। यही है इसकी खाबी, यही है इसकी खूबी। क्लियर? तो ये चीजें जो है वो आप लोग याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी काफी सारा बैक्टीरिया के अंदर हमको पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो फिर जय हिंद, जय भारत।